हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th भारतीय भवन जियोग्राफी में चैप्टर 13 हमारा क्षेत्रीय अध्ययन के क्वेश्चंस हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले कारण बताएं। पहला प्रश्न, क्षेत्रीय अध्ययन में भूगोल के विद्यार्थियों को रुचि लेनी चाहिए, क्यों। देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन का क्या मतलब है, रीजनल स्टडी का क्या मतलब होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जाकर वहाँ के भौगोलिक दशाएँ, ठीक है, जैसे में कि जलवायु, पर्यावरण, मृदा, मिट्टी, यानी मृदा कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है, प्रदूषण, तो ये सारी बातों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, आंकड़े देखा जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है क्षेत्रीय अध्ययन। तो ये क्षेत्रीय अध्ययन जो है, किसी क्षेत्र विशेष में जाकर अध्ययन करना, भूगोल के विद्यार्थियों को रुचि लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए। देखिए, उत्तर लिखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। नदी, पहाड़े, नगर आदि जो है भू दृश्यों के नाम रट लेना भूगोल नहीं है। भूगोल का क्या मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ठीक है। भूगोल के जिज्ञासु विद्यार्थी ये क्या करते हैं कि अपने ज्ञान विज्ञान को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जाकर वहाँ अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि वहाँ का पर्यावरण कैसा है, ठीक है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं, वो सारे देखते हैं। तो ये रुचि लेनी चाहिए। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल के विद्यार्थियों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पर भौगोलिक तथ्यों का, पारस्परिक जटिलताओं का अनुमान और भौगोलिक विश्लेषण करने में सक्षम हो पाता है, ठीक है। यानी वहाँ की भौगोलिक दशाएं कैसी है, जलवायु कैसी है, मृदा उपजाऊ है कि नहीं है, भूमि की ढाल कैसी है, भूमि कैसी है, मैदानी है, पठारी है कि, ठीक है, वो सारे देखते हैं। क्षेत्र विशेष में जाकर वहाँ की भौगोलिक दशाएं, अभी हमने बताया, पर्यावरण, वो सारी, ठीक है, जो प्राकृतिक होती हैं, सामाजिक स्थिति, जनसंख्या, पर्यावरण, प्रदूषण, वो सबका ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, और अपने ज्ञान का अंतःक्रिया वहाँ पे करते हैं। अतः क्षेत्रीय अध्ययन में रुचि लेनी चाहिए, ठीक है, भूगोल के विद्यार्थियों को। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाता है। देखिए, आप चाहें तो इसका आंसर ये भी आप कर सकते हैं, क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मूलतः एक अध्ययन उपागम है, यानी अध्ययन का एक टूल है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष में जाकर मानव और उसके परिवेश की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसीलिए भूगोल के विद्यार्थियों को रुचि लेनी चाहिए। समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले भूगोल के मूल तत्वों या सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, क्यों। देखिए, कोई विद्यार्थी अगर किसी क्षेत्र में जाकर उसका अध्ययन करता है, क्षेत्रीय अध्ययन का, तो उसको पहले क्या आना चाहिए, उसको मापक का ज्ञान होना चाहिए, मिट्टी कैसी है, मृदा की जानकारी होनी चाहिए, जलवायु के उसकी जानकारी होनी चाहिए, यानी उसे भूगोल के मूल तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर करेंगे, किसी क्षेत्र विशेष के व्यापक अध्ययन में, काफ़ी अच्छे से विस्तृत अध्ययन में भूगोल के मूल तत्वों या सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि क्षेत्र विशेष की भौगोलिक दृष्टिकोण की सही जानकारी मिल सकती है। समझ में आ गया। तो कारण बताएं हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, किसी क्षेत्र या भौगोलिक अध्ययन करते हुए, ठीक है, किसी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन करते हुए आपने वहाँ की कुछ समस्याओं पर विचार किया होगा। ऐसी एक समस्या का उल्लेख करें। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर्यावरण संबंधित भी हम ले लेंगे, जैसे प्रदूषण की समस्या, ठीक है। क्षेत्रीय अध्ययन में प्रदूषण की समस्या जो है काफ़ी आम है, ठीक है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। दूसरा है, किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हुए आप कैसे पता लगाएंगे कि वह क्षेत्र उपजाऊ है। काफ़ी सिंपल है। देखिए, उपजाऊ जो बात की गई है, ये मैदानी क्षेत्र की बात की गई, यानी वहाँ पे कृषि की जाती है। तो हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि जो मिट्टी है, ठीक है, मृदा है, वो किस प्रकार की है, उपजाऊ है कि नहीं है, कम उपजाऊ है, और प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन है यानी कृषि है वो कितनी की गई है, ज़्यादा है कि कम है। तो लिखेंगे, किसी क्षेत्र का अध्ययन करते समय मिट्टी की उर्वरता, प्रति हेक्टेयर में फसल की वृद्धि या कमी से यह पता लगता है कि उस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला, क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ है, किसी एक का हमें उल्लेख करना है। तो देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन से क्षेत्र विशेष में
क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन, भौगोलिक स्थितियाँ जैसे मृदा, कृषि, पर्यावरण, प्रदूषण, जल उपलब्धता आदि के बारे में समझने और जानने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए अगला लघु उत्तरीय प्रश्न पहला हमारा, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन करना क्यों आवश्यक माना गया है? ठीक है, इस अध्ययन का महत्व बताएं। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मूलतः ये बेसिकली एक अध्ययन उपागम है, अध्ययन का एक टूल है, यानी इसी के माध्यम से विद्यार्थी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने ज्ञान विज्ञान का, क्षेत्रीय अध्ययन में करने से, जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और उसके परिवेश के बारे में जानकारी की जाती है। ठीक है, यह जानकारी मानव वातावरण संबंध को समझने के लिए संजीवनी का काम करता है। यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्षेत्र विशेष में जाकर लोगों के रहन सहन, ठीक है, तरीका, उन सभी तत्वों से जुड़ा है। मानवीय गतिविधियाँ भी उसके परिवेश पर प्रभाव डालती हैं। इन सभी को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको कर लेने हैं। अगला सवाल देखिए, यदि आप मैदानी क्षेत्र में पहुँचे, ठीक है, तो वहाँ क्षेत्रीय अध्ययन में किन किन बातों पर ध्यान देंगे? देखिए मैदानी क्षेत्र, अगर हम बिहार को ले लें, बिहार कैसा है? बिहार मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पे कृषि की जाती है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, भूमि का उपयोग देखेंगे, ठीक है, मृदा की गुणवत्ता देखेंगे, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधे देखेंगे, किस तरीके के पेड़ हैं, कम है, ज़्यादा है, कौन से प्रकार है उनका, वो सभी बातों का हम गौर करेंगे। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, मैदानी क्षेत्र में पहुंचने पर निम्न बातों पर ध्यान देंगे। भूमि उपयोग किस प्रकार का है, भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, कि कितने मकान हैं, कितनी खेती के लिए है और कितने कल कारखानों के लिए है, वो सारा हम देखेंगे। दूसरा है मृदा की प्रकार हम देखेंगे, उपजाऊ है कि नहीं है। भूमि की ढाल देखेंगे, भूमि की कैसी है, ढालूनुमा है कि ऊंचाई वाली है। पेड़ पौधे का अवलोकन करेंगे, कैसे हैं, कितने हैं, प्रकार देखेंगे, ज़्यादा या कम है। फसलों के प्रकार देखेंगे, कौन से फसल उगाई जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा या कम। और भी हम लिख सकते हैं सिंचाई व्यवस्था देखेंगे। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें हम गौर करेंगे। इसके बाद देखिए अगला सवाल, पहाड़ी या पठारी इलाके में किसी क्षेत्र का अध्ययन प्रस्तुत करने में मुख्य रूप से किस बातों का अध्ययन करना चाहिए? तो हम लिखेंगे, पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में क्षेत्रीय अध्ययन जब हम करेंगे, रीजनल स्टडी करेंगे, तो निम्नलिखित बात ध्यान देंगे। पहाड़ी भाग की संरचना, चट्टानों के प्रकार वो देखेंगे, कैसी चट्टान है, पहाड़ी भाग की संरचना कैसी है। भूमि उपयोग हम देखेंगे, यातायात की सुविधा देखेंगे, कृषि देखेंगे, खनिज की उपलब्धता देखेंगे, मानव आवास आदि का उल्लेख होगा। समझ गए? अगला सवाल देखिए चौथा, किसी क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण की मात्रा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखिए प्रदूषण में सभी आ जाएंगे, वायु, जल और मृदा आ जाएगा। और यहाँ पे और सवाल है, जल संकट की उपस्थिति हो गया है, जल संकट हो गया है, पानी की कमी हो गई है, तो वहाँ के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वहाँ पे प्रदूषण तो बढ़ रहा है, वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होंगी। और उसके बाद हम लिखेंगे जल संकट हो रहा है, तो उससे क्या समस्या है? देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रदूषण में वायु, जल, मृदा प्रदूषण शामिल होंगे, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होंगी। जल प्रदूषण से क्या होगा? पीलिया। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा तथा अन्य बीमारियां होंगी। अब यहाँ पे देखिए जल संकट, जल संकट से शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा, अन्य कामों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा, तो जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला हमारा देखिए क्या है, पांचवा, किसी क्षेत्र में जल प्रदूषण किन कारणों से होता है, जल प्रदूषित कैसे होता है, जल गंदा कैसे होता है, वो कारण बताना है। जल के अभाव को दूर करने के उपाय भी बताने हैं। काफ़ी सिंपल है। जल प्रदूषण कैसे होता है? कल कारखानों की गंदगी नदी तालाबों में फेंकना, मवेशी धोना, शव फेंकना, मलमूत्र, सबसे जल प्रदूषण फैलता है। ठीक है, और उपाय हमें बताना है, तो दोनों का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं आपको। इसके बाद 6 नंबर, वायु प्रदूषण के कारण हमें बताना है, जो वायु है कैसे प्रदूषित हो रहा है, कैसे गंदा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, वायु प्रदूषण के कारण कल कारखानों से निकलने वाले विषैले धुएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। वाहन से धुएं, ठीक है, वाहन से निकलने वाले धुएं,
घरेलू ईंधन जलना, जैसे जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, इससे जलने से भी जल प्रदूषण होता है। फसल अवशेष जलाना, इससे भी वायु प्रदूषण फैलता है। यानी कुल मिलाकर ये सभी वायु प्रदूषण के 4 कारण हो जाते हैं।